हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, हम क्लास 11 की अकाउंटेंसी में ये डेप्रिसिएशन नाम का कंसेप्ट कवर कर रहे हैं। हम अभी तक 2 सेशंस इसके कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने मीनिंग स्टडी किया, फीचर्स, कॉजेज एंड नीड फॉर डेप्रिसिएशन, नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, क्यों हमें डेप्रिसिएशन चार्ज की जानी चाहिए, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा बेसिकली सेशन है वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन रहने वाला है, क्योंकि हम आज मेथड्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हल्का सा कंसेप्ट पढ़कर फिर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे कि किस तरह से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपने अर्लियर सेशंस जरूर देख लिए होंगे, नहीं देखे तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कीजिए। देखिए, The most common methods used for providing depreciation are, 2 मेथड्स हैं जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, चार्ज करने के लिए। एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा मेथड होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखो, जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। जब एक ही पर्टिकुलर अमाउंट डेप्रिसिएशन की चार्ज की जा रही हो या जिस लागत मूल्य पर, ओरिजिनल कॉस्ट, जिस बेसिक वैल्यू पर, जिस लागत मूल्य पर हमने एसेट को खरीदा हो, हमने फिक्स्ड एसेट को खरीदा हो, उसी पर जब डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती हो तो हम उसे स्ट्रेट लाइन मेथड बोल देते हैं। लेकिन अगर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात करें तो इसका जो दूसरा नाम है वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, कि जो डिमिनिश होकर बैलेंस निकलेगा हम उस पर चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। इसीलिए इसका दूसरा नाम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये भी क्लियर होगा कि क्यों इसे रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट, क्यों आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट रिड्यूस होती चली जाती है, इस वजह से इसे रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है। आज हम जो बेसिकली डिस्कस करेंगे वो स्ट्रेट लाइन मेथड को ही डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ इसका एक छोटा सा मीनिंग समझाकर, इसकी जर्नल एंट्रीज बताकर फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी, जिससे आपको स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड, इट इज द मेथड इन विच अ फिक्स्ड रेट या अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अब फिक्स्ड का मतलब क्या है, जो चेंज ना हो, तो इसका मतलब हमने इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करनी है। ऑन किस पर चार्ज करनी है, अभी अभी मैंने आपको बताया भी था, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट पर। जितने की ओरिजिनली हमने खरीदी है, हमने उस अमाउंट पर ही डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। ठीक है, तो देखो, इस मेथड के अकॉर्डिंगली ना हमें 3 बातें पता होनी चाहिए। एक तो है कि ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ना स्ट्रेट लाइन मेथड वाला, ये ना हमें 2 तरीके से देखने को मिल सकता होता है कि एक तो हमारे पास इस तरह की वैल्यूज या इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें दी हुई हो सकती है कि हमें ओरिजिनल कॉस्ट बता रखी है, हमें स्क्रैप वैल्यू बता रखी है और हमें एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट दिया हुआ है। तो उस केस में तो इन तीनों इंफॉर्मेशन को यूज कर हमने डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। लेकिन कई बार हमें सीधा परसेंटेज भी दिया हुआ हो सकता है, तो अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ हो तो आप उस परसेंटेज का यूज कर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखते हैं सबसे पहले कि इन तीनों का मतलब क्या होता है, फिर इन तीनों के बेसिस पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं। देखो, ओरिजिनल कॉस्ट, इसका मतलब है कि ये वो प्राइस है विच इज पेड by the purchaser of an asset, purchaser of an asset। तो इसीलिए ये बन गया ना बेसिक वैल्यू की मूल लागत कितने की थी, जितने में आपने किसी एसेट को, किसी फिक्स्ड एसेट को खरीदा है। तो इट इज द प्राइस पेड बाय द परचेजर ऑफ एन एसेट। ठीक है, तो वो ओरिजिनल कॉस्ट है। जैसे अगर मैंने घर खरीदा तो घर खरीदने के वक्त मुझे इवन अगर कोई ब्रोकरेज वगैरह भी पे करनी पड़ी है तो वो सब मेरे ओरिजिनल कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। अगर मैं कोई वॉशिंग मशीन खरीद कर लेकर आई हूं तो वॉशिंग मशीन जितने की आई प्लस वॉशिंग मशीन को घर पर लेकर आने के लिए जो मैंने वो कैरेज या रेडे का किराया पे किया, इवन मैं उसे भी कॉस्ट में ही शामिल
कर लूंगी। ठीक है, कार खरीदते हैं तो हम बेसिकली क्या कहते होते हैं, या अगर हम मकान खरीदते हैं तो हम क्या कहते होते हैं कि ये रजिस्ट्री इतने की करवानी पड़ी, तो रजिस्ट्री का कॉस्ट भी हम कॉस्ट में ही ऐड कर देते होते हैं ना। तो इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट, ये सब कंसेप्ट हमने जब जर्नल एंट्रीज समझी थी तब भी किया हुआ है कि जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो उस खरीद के दौरान अगर कुछ एक्सपेंसेस भी हमें बियर करने पड़े तो वो ओरिजिनल कॉस्ट में ही ऐड कर दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। देखो, हम कई बार कहते होते हैं ना कि एक्टिवा खरीदें कि एविएटर खरीदें या जुपिटर खरीदें, किसकी रीसेल वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब हमें उसे बेचने की बारी आएगी, मतलब जब हम यूज कर लेंगे, खराब हो जाएगी या बाई चांस हमें अगर बेचनी पड़ती है आगे चलकर, तो हमें बदले में उससे कितनी वैल्यू रियलाइज होगी। तो व्हाट डू वी मीन बाय दिस रीसेल वैल्यू? ये होती है कि जब हमारी एसेट ड्यू टू यूज, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू टू ऑब्सोलेंस अगर स्क्रैप में कन्वर्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो जब हम उसे मार्केट में बेचने जाते हैं तो वो बदले में हमें क्या प्राइस रियलाइज कर कर देती है। इसीलिए इसे स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, इसे रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, इसे रीसेल वैल्यू भी कहते हैं, इसे रियलाइजेबल वैल्यू भी कहते हैं। तो ये कुछ 2-4 नाम हैं जो हमें अलग अलग अगर क्वेश्चंस में दिए हुए हों तो घबराना नहीं है, वन एंड द सेम थिंग है। अब हमारे पास आती है एस्टिमेटेड लाइफ। देखो, आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज अगर मार्केट से खरीद कर लेकर आते होते हो, कोई भी एसेट लाइक वॉशिंग मशीन की फिर से एग्जांपल दूं तो उस पर कुछ वारंटी गारंटी होती है ना कि इतने साल की गारंटी है या इतने टाइम पीरियड की गारंटी है। तो ये किस आधार पर तय किया जाता है? हर एक एसेट, हर एक प्रोडक्ट की एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है, एक जीवन होता है, जीवन काल होता है कि हाँ ये इतने टाइम पीरियड तक बढ़िया सही ठीक ठाक चलेगी। तो इसी तरह से हम जब कोई अपने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट खरीद कर लेकर आते हैं तो उस वक्त हम उन एसेट्स की भी एक एस्टिमेशन लगाते होते हैं कि ये पर्टिकुलरली इतने टाइम पीरियड तक हमारे पास बढ़िया ठीक ठाक चलेंगे, इतने टाइम पीरियड के बाद हमें फिर उन्हें बदलना पड़ेगा। तो एस्टिमेटेड लाइफ किसी एसेट का 5 ईयर भी हो सकता है, किसी का 10 ईयर भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अब अगर हमें ये तीनों वैल्यूज दी हुई हों तो इनके आधार पर क्या हम यूज करेंगे फॉर्मूला डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का। डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज्ड पर ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज याद रखनी है आपने कि हम जब इन तीनों वैल्यूज को यूज कर कर जो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो हमें ईयरली बेसिस का निकलेगा। ठीक है, ईयरली बेसिस का इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो हमें इस बात को जरूर समझना पड़ेगा कि क्या हमने अपने बिजनेस में जब वो एसेट लेकर आए हैं उसे पूरा साल यूज किया है या नहीं यूज किया। क्योंकि अगर पूरा साल यूज किया है तो ईयरली डेप्रिसिएशन लगेगा, अगर नहीं यूज किया है तो जैसे मैथ्स में होता था ना कि जितने मंथ्स के हिसाब से इंटरेस्ट बनता है उतना कैलकुलेट करो, तो हमें भी ऐसा कुछ यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कि कैसे कैलकुलेट होगा। देखो, ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो। अब स्क्रैप वैल्यू का नाम ये कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन विच इज टू बी चार्ज्ड ऑन ईयरली बेसिस। अगर आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए भी कहा जाता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे कि जितनी आपकी यहां पर अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन ये निकली है दैट इज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट। जैसे आपने इंडेक्स नंबर में भी स्टैटिस्टिक्स में समझा है कि हम बेस ईयर से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारी बेसिक वैल्यू थी, है ना। तो ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ये रेट ऑफ डेप्रीसिएशन अगर आपको क्वेश्चन में ना दिया गया हो, आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये परसेंटेज दी हुई होती है। नाउ व्हाट आर दी डेप्रीसिएशन जर्नल एंट्रीज, मतलब कौन सी डिफरेंट जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी पड़ती हैं
ये जर्नल एंट्री समझना जरूरी है। वैसे तो हमें क्वेश्चन जो आएगा उसमें हमें अकाउंट बनाना होगा, सीधा लेजर अकाउंट बनाना होगा किसी भी एसेट का या डेप्रिसिएशन का, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन अगर हमें ये जर्नल एंट्रीज थोड़ी सी याद हो जाएंगी तो हमारे लिए सीधा अकाउंट बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम अभी तक जर्नल एंट्रीज के जरिए समझते हुए आए हैं कि अगर हमें कोई एसेट परचेज करनी हो तो ऑन दी परचेज ऑफ एन एसेट हम ये डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और जो रिक्वायर्ड नरेशन लिखनी होती है हम वो नरेशन लिख देते हैं। क्या है ये, एसेट अगर खरीदी गई है तो डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगा रही है, तो एसेट अकाउंट को डेबिट कर दो। लाइक अगर हमने मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अगर अब एक चीज और देखो, ये जितनी भी हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदते होते हैं ना वो ज्यादातर ना ज्यादा बड़ी बड़ी अमाउंट्स की होती हैं, तो इसलिए हम जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू करते हैं। आजकल तो वैसे भी कैशलेस इकोनॉमी हो रही है तो इसलिए ज्यादातर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बैंक के थ्रू ही पास की जाती हैं, कैश में बहुत ही कम डील किया जाता है। तो हम यहां पर टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अगर वो कैश बेसिस वाली नहीं है, अगर वो बैंक बेसिस वाली नहीं है, हमने उधार पर खरीदी है, तो यहां पर उस वेंडर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक केस आ सकता है क्रेडिट साइड पर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड जर्नल एंट्री की, जो कि तब चार्ज की जाती है या तब पास की जाती है कहूंगी जब हमें डेप्रिसिएशन को चार्ज करना हो। देखो जो मेथड है वो है बेसिकली कि क्या अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, लेकिन यहां पर ये जर्नल एंट्रीज हैं, ये जर्नल एंट्रीज दोनों मेथड्स में ऐसे ही रहने वाली हैं बेसिकली। तो क्या है, कुछ हल्का सा फर्क हमें देखना पड़ेगा जब हमें डिफरेंट अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो अगर अभी हम सिंपली बात करें कि अगर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो हम कौन सी जर्नल एंट्री पास करेंगे। डेप्रिसिएशन हमने जितना पढ़ा है हमें इतना तो पता लग गया है, ये एक एक्सपेंस है, चाहे ये नॉन कैश नेचर का ही सही, चाहे हम इसमें किसी बाहर वाले को नहीं पे कर रहे, तो ये एक एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट करना चाहिए, तो डेबिट कर दीजिए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट किसे किया जाना चाहिए, देखो जब हम एसेट परचेज करते हैं, जब हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम उसे डेबिट करते हैं क्योंकि वो आ रहा होता है हमारे पास। अब यहां पर हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो माना यह जाता है कि धीरे धीरे हमारे हाथों से हमारा एसेट छूटता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। तो जो दूर जा रही है हमारी एसेट, हमसे दूर हो रही है, तो दैट मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टू एसेट अकाउंट, मतलब जिस एसेट को हमने यहां खरीदा था अगर उस एसेट की वैल्यू अब कम हो रही है तो हम उसे क्रेडिट कर कर धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे। और हर साल एक और बात, at the end of the year, at the end of the year, तो जो हमारा सेशन चल रहा है उस सेशन के अंत के दौरान, एंड के दौरान ये डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री पास की जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं फिर से आपको याद करवाऊं तो हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक छोटा सा कंसेप्ट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है कि भाई जो ये डेप्रिसिएशन होती है, जब एट द एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनकर तैयार होता है तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या जितनी भी इनकम्स होती हैं वो सब ना इसमें ट्रांसफर की जाती होती हैं। तो हमने भी ऐसा ही कुछ करना है, डेप्रिसिएशन को हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें ट्रांसफर करने के लिए अगर आपको याद हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक लेजर की फॉर्म में बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसकी डेबिट साइड इधर वाली होती है, क्रेडिट साइड इधर वाली होती है, और इस पे नॉमिनल अकाउंट्स के रूल लगेंगे कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो यहां वाली साइड आएंगे। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो जितने भी हमारी इनकम्स और गेन्स आएंगी वो क्रेडिट वाली साइड पर आएंगी। तो अब डेप्रिसिएशन इसकी कौन सी साइड पर आना चाहिए, डेबिट साइड पर आना चाहिए ना। इस अकाउंट की, इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग अपने दिमाग में समझ कर देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा हुआ आएगा टू डेप्रिसिएशन। तो देखो इसकी पोस्टिंग बिल्कुल इसी तरीके से ही हो रही है जैसे मैंने आपको बताया है कि एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर आएंगे, तो डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पर ही आ रहा है। ठीक है, अगर
आप अभी इस तरह से नहीं समझ सकते। तो एक और तरीका होता है समझने का कि जो अकाउंट यहां पर डेबिट हुआ है वो अकाउंट यहां पर अब क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हम इसके खाते को बंद कर रहे हैं, इसे एक ही बड़े खाते में लेकर जा रहे हैं जो कि साल के एंड के दौरान बनेगा, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर करेंगे, आपकी पार्ट सेकंड वाला, वॉल्यूम सेकंड वाला, तो उसमें हमारे पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, क्या आइटम्स आती हैं, कौन सी डेबिट में आती हैं और कौन सी क्रेडिट में आती हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इतना कि फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ये एंट्री पास करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये जो मैंने यहां लिखे हुए हैं साइड पे ब्लैक पेन से, ये बेसिकली आप एक तरीके से इन्हें नरेशंस कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि जब हम यहां लिखेंगे नरेशंस तो कुछ इसी तरीके से लिखी जाएंगी। नाउ कमिंग टू दी लास्ट वन, कि अगर हम डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करते चले जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं, अगर ऐसा टाइम आ जाता है कि जब हमें उस एसेट को सेल करना पड़ता है, तो क्या होता है? देखो, आपको आपकी बुक्स में ज्यादातर दिखेगा कि ये एंट्री अलग से पास की हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जब खरीदा था तो ये एंट्री हुई थी, है ना, जब बेच रहे हैं तो उल्टी हो जाएगी, है ना। तो हो गया ना, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और एसेट अकाउंट क्रेडिट वट गोज आउट का रूल लगाकर क्रेडिट हो गया, है ना। अब मान लो हमने यहां पर जब एसेट खरीदी थी तो वो 100 की थी, जब हम उसे डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, मैंने मान लो 2 साल मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, और अब वो मेरी एसेट जो है, लेट सपोज मैंने 20 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, स्ट्रेट लाइन मेथड करवाया ना मैंने आपको। तो मान लो कि हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से 10% की अगर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी तो 10 रुपए चार्ज होगी। 2 साल मैंने उसे यूज किया तो 2 साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? अगर 1 साल की 10 है तो 2 साल की 20 हो गई। अब वो 80 वाली जो एसेट है, लेट सपोज वो 80 वाली एसेट मेरी 90 की बिकी। अब एसेट पड़ी कितनी है हमारे पास? 80, लेकिन एसेट कितने की यहां पर सेल हुई? 90 की। तो अब जो 80 वाली चीज थी वो 90 की अगर सेल हो रही है, वैल्यू थी 80, सेल हुई है 90 की, तो 10 रुपए हमें क्या हो रहा है? 10 रुपए हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए या तो आप ऐसा करो कि बैंक अकाउंट में 90, एसेट को 80 से क्रेडिट कर दो और गेन जो है उसे यहां 10 शो कर दो। लेकिन अगर बच्चे ऐसा करते हैं ना तो वो गड़बड़ कर देते होते हैं, क्योंकि जब एसेट अकाउंट में पोस्टिंग करने की बात आती है तो वो गलत हो जाता होता है, क्योंकि फिर उन्हें समझ में नहीं आता कि किसको ऑपोजिट साइड पर क्रेडिट किया जाए या डेबिट किया जाए, तो अकाउंट के नाम में गलती हो जाती है। तो इसलिए हमने कभी भी जो जर्नल एंट्री है वो ऐसे नहीं पास करनी है, इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसे लिखी है। हमने सबसे पहले क्या करना है, फॉर दी सेल ऑफ एसेट के लिए हम ये जो ब्लू में आपको लिखा हुआ है इसे इस तरह से पास करेंगे कि बैंक अकाउंट को डेबिट कर लो और एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दो। कि जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमने 90 की सेल की है तो लो हमने 90 की सेल कर दी। ठीक है, अब समझो कि ये 80 डेबिट में पड़ा है या क्रेडिट में पड़ा है, ये कैसे पता चलेगा? देखो, हमने एसेट खरीदी थी 100 में, तो 100 डेबिट में पड़ा था। हमने जब डेप्रिसिएशन चार्ज की तो मेरा एक बार एसेट यहां पर 10 में क्रेडिट हुआ, फिर एक बार फिर से दोबारा से जब मैं 2 साल चार्ज करूंगी तो यही रिपीट होंगी एंट्रीज, तो एक बार और 10 रुपए क्रेडिट हो जाएगा। 100 के मुकाबले 20 क्रेडिट हुआ है, तो अभी भी मेरी एसेट जो है वो डेबिट में ही पड़ी है, और कितनी पड़ी है? 80। अब जो चीज 80 की डेबिट में पड़ी थी लेकिन वो क्रेडिट हो गई है 90, तो दैट मीन्स मुझे 100 उसे और डेबिट करना पड़ेगा। तो गेन के लिए, गेन की एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए जो जर्नल एंट्री पास होगी वो क्या होगी? जो एसेट 80 का डेबिट पड़ा था लेकिन क्रेडिट 90 का हो गया। डुअल एंट्री एस्पेक्ट क्या कहता है? डेबिट शुड बी इक्वल टू दी क्रेडिट।
अब देखो बहुत ही ध्यान से कि मुझे कौन सी साइड पे एंट्री पास करनी पड़ेगी, मुझे क्या करना पड़ेगा एसेट को, 10 कम डेबिट है ना, तो यहां पर अगली एंट्री में आप एसेट को 10 डेबिट कर दोगे और गेन, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट ऑल गेन्स, तो अब यहां पर आप गेन को क्रेडिट कर दोगे। तो ये आपकी सेल की एंट्री बन जाएगी, ये आपकी गेन की एंट्री बन जाएगी। अब अगर केस उल्टा हो जाए कि मान लो आपने 70 की सेल की है, 80 पड़ी थी लेकिन आपने 70 की सेल की है, तो देखो यहां 90 की बजाय क्या आ जाएगा, 70। अब 80 डेबिट पड़ा है लेकिन क्रेडिट कितना हुआ है, 70। अब अगर अकाउंट क्लोज करना है, एसेट का खत्म हो रहा है, या अगर हम सिंपल सी बात पता लगाएं, 80 वाली चीज हमने 70 में बेच दी तो मुझे 10 रुपए का क्या हुआ, नुकसान हुआ ना। तो नुकसान को क्या करते हैं, नुकसान को डेबिट करते हैं। तो क्या किया जाएगा, तो लॉस का अगर केस हो तो एंट्री आएगी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्यों, क्योंकि एसेट 80 से डेबिट पड़ा था, अभी सिर्फ 70 से क्रेडिट हुआ है, जो नहीं हुआ है उससे क्रेडिट कर दो। समझ आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये इतना सेशन जो हमारा आज का है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। देखिए आज के लिए जो मैंने क्वेश्चन कवर किया है वो मेरी बुक जो कि हरियाणा एडिशन की डीके गोयल की बुक है, पेज नंबर 16.47 पर ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास अवेलेबल है। 1 अप्रैल 2015 को एक लिमिटेड कंपनी ने परचेज की है मशीन फॉर ₹1,90,000 एंड स्पेंट 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो देखो अगर आपको याद हो तो हम जब जर्नल एंट्रीज करते थे तो हम क्या पढ़ते होते थे कि जब एसेट कोई खरीदी गई है और उस वक्त कोई इंस्टॉलेशन की गई है, एक्सपेंस किया गया है, तो वो उस एसेट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाता था। तो ये 1,90,000 नहीं, ये कितना होगा, ये 2 लाख रुपीज बन जाएगा। एट दी डेट ऑफ परचेज, जिस वक्त परचेज की गई, इट वॉज एस्टिमेटेड। अब क्या एस्टिमेशंस, क्या अनुमान लगाए गए कि स्क्रैप वैल्यू, तो अब आपको पता है कि स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, 50,000 होगी। कब होगी, एट द एंड ऑफ 6th ईयर। तो ये जो 6th ईयर दिया हुआ है ना, ये आपको बेसिकली एस्टिमेटेड लाइफ दी हुई है। हमें मशीन अकाउंट बनाना है, हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। कंपनी की बुक्स में सिर्फ 4 सालों के लिए, पहले 4 सालों के लिए, और डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के अकॉर्डिंगली चार्ज करनी है। बुक्स जो क्लोज होती हैं वो 31 मार्च को हर साल क्लोज होती हैं। पहले इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, फिर जल्दी से देखेंगे कि अकाउंट कैसे बनेगा। देखिए अभी अभी हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि जो डेप्रीसिएशन है ईयरली बेसिस की, वो कैसे निकलेगी, जब हम ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे और एस्टिमेटेड लाइफ से उसे डिवाइड कर देंगे। तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट अब कितनी है, अब ये जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 2 लाख लेनी है, मतलब 1,90,000 प्लस जो 10,000 के हमारे एक्सपेंसेस थे, दोनों को इंक्लूड करते हुए, तो 2 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो देखो ये हमारे पास ₹25,000 पर ईयर निकल आएगा जब हम 1,50,000 को 6 से डिवाइड करेंगे। अब अगर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना हो तो आपको क्या बताया है कि जो हमने यहां डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की उसे हम जब ओरिजिनल कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल आएगा विच इज 12.5%। अब क्योंकि ये पर ईयर बेसिस की डेप्रिसिएशन निकली थी तो यहां पर जो ये परसेंटेज निकलेगी वो भी पर एनम बेसिस पर ही निकलेगी। अब देखो अब आपको ये कैलकुलेशन के बारे में पता चल गया। अब हम बनाएंगे हमारा मशीनरी अकाउंट। देखिए अब जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो ये कुछ उस तरीके का ही एक लेजर अकाउंट की तरह परफॉर्मा बनेगा जैसा कि हमने लेजर अकाउंट्स में सीखा था। तो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। सिर्फ एक जो हमारा जर्नल फोलियो वाला कॉलम होता है हम वो इसमें स्किप कर देते हैं फॉर द कन्वीनियंस पर्पस। हम सिर्फ डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट का ये कॉलम बनाते हैं, ये कॉलम्स बनाते हैं बेसिकली, और हमारा मशीनरी अकाउंट एक लेजर अकाउंट की फॉर्म में रेडी हो जाता है।
अब याद कीजिए, आपको फर्स्ट जर्नल एंट्री मैंने फॉर दी परचेज ऑफ एसेट क्या बताई है अभी अभी, कि हमने एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू वेंडर लिखना है। अब यहां पर हमारे पास एसेट की कॉस्ट अलग बता रखी थी और एक इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अलग बता रखे थे। तो क्योंकि फुल डिस्क्लोजर हमने करना होता है ना, तो इसलिए हमने अलग अलग इसे शो करना है। 1 अप्रैल 2015 को परचेज की गई थी, तो हम लिखेंगे टू बैंक और 1,90,000 लिख देंगे। सेम इसी डेट को ही हम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे, लेकिन ये फॉर एक्सपेंसेस अमाउंट होगी। याद रखना, हमने ये जर्नल एंट्रीज के थ्रू भी ये कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं कि अलग से कोई इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस डेबिट नहीं होंगे, हम लोग मशीनरी के खाते में ही इसे डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 2 लाख रुपया बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने अभी अभी यहां कैलकुलेट करना सीखा है कि हर साल हमने 25,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो हमने जो जर्नल एंट्री में सीखा था डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाली दूसरी एंट्री याद करो, आपको करवाई गई थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो एसेट की क्रेडिट साइड पर लिख दो बाय डेप्रिसिएशन। लेकिन ये एंट्री कब आएगी, मैंने आपको कहा था एट द एंड ऑफ द सेशन। अगर साल 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है, खत्म कब होगा, 31 मार्च को। वैसे भी हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, तो हम 31 मार्च, क्योंकि 12 महीने 2016 में जाकर कंप्लीट होंगे, तो हम बाय डेप्रिसिएशन लिखेंगे। इसके साथ हल्का सा लिख दीजिए वर्किंग नोट, ताकि वहां से रेफर हो जाए कि ये डेप्रिसिएशन आपने कैसे कैलकुलेट की है। फिर आपने क्या करना है, जैसे हम लेजर अकाउंट्स में बैलेंसिंग करते होते थे, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो साइड कम है उस साइड बैलेंसिंग फिगर निकलेगी और उसे लिखेंगे क्या, उसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये अकाउंट इस तरह से 2 लाख 2 लाख एक दूसरे के बराबर इस साल के लिए, इस सेशन के लिए कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, जो ये बैलेंस कैरेट डाउन निकलेगा उसे नेक्स्ट डेट को उतार लेंगे ब्रॉड डाउन की फॉर्म में। अब क्योंकि ये वाली साइड 2 वाली साइड होती है, तो हम इसे 2 लिखेंगे। फिर इस साल कुछ नहीं और हुआ है, कोई नई मशीनरी नहीं खरीदी है, कुछ नहीं हुआ है, तो हमने इसी पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना है। अब क्योंकि हमारा ये स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड था, तो सेम वही डेप्रिसिएशन यूज होगी। यहां से आपने ऐसे चेक करना है कि 12 महीने हो गए हैं यूज को क्या नहीं। अगर पूरे 12 महीनों का सेशन बन रहा है, तो हम पूरी की पूरी वो डेप्रिसिएशन यहां लिख देंगे 25,000। फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस कैरेट डाउन निकालेंगे। फिर से उस बैलेंस कैरेट डाउन को यहां ब्रॉड डाउन की फॉर्म में नेक्स्ट ईयर उतारेंगे। फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, फिर से बैलेंस कैरेट डाउन निकलेगा। कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन में पहले 4 सालों के लिए कहा गया था। तो ये रहा पहला साल, ये रहा दूसरा साल, ये रहा तीसरा साल और ये रहा 4th ईयर। ठीक है, तो इस तरह से 1 लाख रुपीस का जो बैलेंस कैरेट डाउन है वो एट द एंड ऑफ 4th ईयर हमारे पास निकल आएगा। तो देखो, आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ हिंट में बैलेंस ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ 4th ईयर 2019 के एंड में 1 लाख रुपीस ही दे रखा है। हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी जैसा हमने कैलकुलेट किया था, हमें वैसा ही सॉल्यूशन में बताया हुआ है। हमें सिर्फ अब एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। अब देखिए, अगर अब हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना हो, तो ये भी कुछ उसी तरीके से ही लाइन अप किया जाएगा। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये वाली साइड डेबिट साइड हो जाएगी और इधर वाली साइड क्रेडिट साइड हो जाएगी। अब फिर से देखिए, डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग हमने 2 जर्नल एंट्रीज की थी। एक हमने की थी डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की और दूसरी हमने की थी डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की। तो उन दोनों एंट्रीज के बेसिस पर ही पोस्टिंग होती चली जाएंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस बार दोनों साइड पर जो डेट्स आएंगी वो क्लोजिंग वाली ही आएंगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर चार्ज किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एट द एंड ऑफ द ईयर ही प्रिपेयर किया जाता है। तो आप पहले साल की क्लोजिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे और एसेट क्या एंट्री आएगी यहां पर, मतलब हमने डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या की थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, और इस क्वेश्चन में एसेट का नाम क्या था, मशीनरी। तो डेबिट साइड पर हम 2 मशीनरी अकाउंट लिख देंगे और अमाउंट लिख देंगे 25,000। बिल्कुल इसी तरीके से
इस 25,000 को हम बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पोस्ट कर देंगे 25,000, और ये सेम इसी क्लोजिंग डेट को ही आएगी। तो कुछ इस तरह से हर साल, मतलब इसका कोई बैलेंस सीडी नहीं निकलेगा, ये क्लोज होता चला जाएगा, क्योंकि 25,000 टोटल बराबर आ रहा है। बिल्कुल सेम यही एंट्रीज, सेम यही पोस्टिंग हम 2017 के लिए भी करेंगे, हम 2018 के लिए भी करेंगे और 2019 के लिए भी की जाएंगी। तो कुछ इस तरह से हमारा ये डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये एक छोटी सी कोशिश, जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन मेथड समझाने की जो कोशिश थी मेरी, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सिंपल क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया तो नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम इसी स्ट्रेट लाइन मेथड से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देखेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे।